तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मलेरिया। तो आज देखेंगे मलेरिया के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मलेरिया आखिर है क्या और मलेरिया होता क्यों है। यहाँ पर भी एक तरह से मेल फीमेल का बात किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एजेंट है एक तरह से कॉजेटिव एजेंट है, जो ये खेल करवाता है वो भी एक फीमेल मलेरिया मतलब मॉस्क्यूटो करवा रहा है। तो आइए सब कुछ जानेंगे इसके बारे में। इट इज़ ए लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्टिशियस डिजीज़, मतलब ये जो है हमारे शरीर के लिए मतलब लाइफ के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। ड्यू टू प्रजेंस ऑफ पैरासाइटिक प्रोटोजोआ। मतलब ये किसके प्रेजेंट में हो रहा है, तो पैरासाइटिक प्रोटोजोआ के कारण हो रहा है या पैरासाइटिक इन्फेक्शंस के कारण हो रहा है, उसके प्रेजेंस में हो रहा है। उसके बाद इसका जो जीन्स है वो क्या है, प्लाज्मोडियम। इसका जो स्पीसीज है मतलब पैरासाइटिक जो हमारा इन्फेक्शन है, पैरासाइट है, वो कौन सा है एजेंट, इसका प्लाज्मोडियम। मतलब इसका जीन बोलिए या स्पीसीज बोलिए, ये कौन सा है, प्लाज्मोडियम। इसके द्वारा हो रहा था। ये हमारा किसके प्रेजेंस में हो रहा है, तो पैरासाइटिक इन्फेक्शंस के कारण हो रहा था, मतलब पैरासाइटिक प्रोटोजोआ के कारण हो रहा था। और हम उसका जो पैरासाइटिक जीन एक तरह से सबका अलग अलग वैरायटी है। बैक्टीरिया का अलग है, वायरस का अलग अलग वायरस है, मतलब तो उसमें जो हमारा पैरासाइटिक में जो हमारा पैरासाइटिक है इन्फेक्शन है, उसमें भी प्लाज्मोडियम जो है कि काउज कर रहा है। तो इसमें भी प्लाज्मोडियम भी हमारा 4 तरह का होता है। इसमें 4 तरह के प्लाज्मोडियम के कारण हो रहा है। तो इसमें आता है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, उसके बाद प्लाज्मोडियम मेलेराई, उसके बाद प्लाज्मोडियम विवैक्स। ये हमारा 4 जो है कि एक तरह से काम करता है। किसमें, प्लाज्मोडियम का 4 सब टाइप है, मतलब प्लाज्मोडियम का 4 सब टाइप है। और ये किसके द्वारा हो रहा था, हमारा पैरासाइटिक प्रोटोजोआ के कारण हो रहा था। और उसमें भी उसका जो जीनस है, उसका जो जीन है, स्पीसीज है, वो कौन सा हमारा है, प्लाज्मोडियम। और ये जो किसके द्वारा डिजीज जो है कि फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है, तो वो एक तरह से एक दूसरे से मतलब डिजीज जो ट्रांसमिट हो रहा है वो हमारा एनोफिलस मॉस्क्यूटो है। वो भी एनोफिलस मॉस्क्यूटो में हमारा फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो जो है कि ट्रांसमिट कर रहा है डिजीज को, इसके काटने से मतलब इसके बाइट करने से हो रहा है, ये करता है। और हमारा जो ब्लड सक करता है, हमारा जो खून चूसता है, वो भी कौन कर रहा है, हमारा फीमेल एनोफिलस मलेरिया कर रहा है, मॉस्क्यूटो कर रहा है। लेकिन मेल से नहीं होता है, सिर्फ फीमेल से होता है। खून चूसने का जो काम करती है वो सिर्फ फीमेल्स एनोफिलस मॉस्क्यूटो करती है। और ये विथिन आरबीसी में होता है, मतलब आरबीसी के अंदर होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखते हैं। और इसी में भी काउज एजेंट, आप लोग काउजेटिव एजेंट अगर लिखने बोले तो काउजेटिव एजेंट में आप लोग लिख सकते हैं प्लाज्मोडियम या एनोफिलस मॉस्क्यूटो के थ्रू हो रहा था, ये भी लिख सकते हैं। या हमारा ये सब सारा जो है कि काउजेटिव, ये चारों भी लिख सकते हैं। ये देखिए माइनली प्लाज्मोडियम लिखे, इसका सब टाइप है। अब किसके द्वारा, हर इंसान में किसी अलग मतलब अलग अलग बेस से हो सकता है। मतलब कौन सा हमारा प्लाज्मोडियम उस पर काउज हो कर रहा है, वो बात है, डिपेंड करता है पेशेंट पर, वो पर्सन पर कौन सा किया है कि उसको काउज किया है। तो ये सबसे पहले तो ब्लड में जाके सीधा ब्लड को सक किया, उसमें ट्रांसमिटेड होता है ब्लड में और आरबीसी में मिल जाता है। उसके बाद लीवर में जाता है, फिर लीवर से वहाँ पर जो है कि आरबीसी को तोड़ता है, तो उस वहाँ से मतलब हर जगह फैलने लगता है। उसके कारण प्लेटलेट्स कम होने का भी चांस होता है, हीमोग्लोबिन कम होने का भी चांस होता है। तो वहाँ पर क्योंकि ये आरबीसी पर ही अटैक करता है, वहाँ के ब्लड में जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स, उस पर अटैक करता है। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, हम अकॉर्डिंग अगर इंक्यूबेशन जनरली बात करें, जनरली अगर इसका इंक्यूबेशन मतलब इसका कितना समय है, कितना मतलब इसका जो एक तरह से जो समय होता है जीने इसका अंदर शरीर में हो सकता है, तो 7 डेज से लेके हम 30 डेज तक कर मतलब दे सकते हैं। जनरली अगर पूछा जाए तो कितना दिन, तो 7 से 30 डेज। अगर हमारा पैरासाइट्स है, जो हमारा प्लाज्मोडियम है, ये सब अलग अलग तरह, प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, ये सब अलग अलग है, सब टाइप है प्लाज्मोडियम का। ये किस जीन के कारण हो रहा था, किस पैरासाइटिक प्रोटोजोआ के कारण हो रहा था, तो प्लाज्मोडियम के कारण। तो प्लाज्मोडियम में भी 4 सब टाइप्स हैं। 4 सब टाइप्स का भी
इसलिए अलग अलग इसका जो हमारा इंक्यूबेशन पीरियड है सबका अलग अलग है। तो इसी में हम सबसे पहला देखते हैं, अगर जनरली अगर बात किया जाए जनरली कितना दिन मलेरिया हो सकता है, मतलब एक तरह से इंक्यूबेशन पीरियड, तो 7 से 30 डेज सीधा याद रखिए, उतना सबका अलग अलग नहीं। मलेरिया लिखना है इंक्यूबेशन पीरियड में 7 से 30 डेज लिख देना है, इंक्यूबेशन पीरियड उसका कितना दिन रह सकता है, तो उसमें भी आता है। लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि एक बार जिसका सब टाइप्स प्लाज्मोडियम का भी 4 टाइप्स है, उसके कारण जो अगर ये काउज कर रहा है, पी विवैक्स कर रहा है तो इतना दिन रहेगा, पी मलेरिया कर रहा है तो इतना दिन होगा। तो ये चीज़ देख लेते हैं। और ये हमारा काउजेटिव एजेंट भी है, आप लोग काउज में भी यही लिख सकते हैं। तो प्लाज्मोडियम विवैक्स का 10 से 14 डेज रहेगा, उसके बाद प्लाज्मोडियम मलेरियाई का 30 डेज होने का चांस है, और प्लाज्मोडियम ओवेल का 14 डेज, और प्लाज्मोडियम फैलीपैरम का 12 डेज। ये चीज़ लिख सकते हैं। और जनरली बात करें तो 7 से 30 डेज आप लोग लिख सकते हैं। और उसके बाद ये स्प्रेड किसके द्वारा हो रहा था, फीमेल एनोफेलस मॉस्क्यूटोज के कारण। किसके द्वारा हो रहा था, फीमेल्स एनोफेलस मॉस्क्यूटो के कारण हो रहा था। और मेल के द्वारा नहीं होता, मेल बेचारा होता, बेचारा, लेकिन फीमेल आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ फीमेल एनोफेलस मॉस्क्यूटो जो है कि स्प्रेड कर रहा है, और खून चूसने का काम भी करती है फीमेल एनोफेलस। और ये जो है कि एक तरह से ये अपने प्रोटीन बनाने के लिए, मतलब प्रोटीन बनता है तब इसका अंडा मतलब बनता है, तो आगे जाके फिर स्प्रेड मतलब उसका जनरेशन, मॉस्क्यूटो का जनरेशन उत्पन्न होता है, आगे बढ़ता है। तो इसको प्रोटीन चाहिए, इसलिए ये खून सक करती है, मतलब ब्लड सक करती है, और उसके बाद ये अपना एक जो है निकालती है। उसके बाद वहाँ पर जो भी उसका आगे बढ़ने का जनरेशन उसका बढ़ता है। लेकिन मेल में ऐसा नहीं होता, मेल खून नहीं चूसता, वो सिर्फ डंक मारता है, वो काटता है, बाइट्स करता है, हल्का सा लगा बात खत्म। लेकिन एनोफेलस जो है बहुत खतरनाक सला है, फीमेल्स एनोफेलस। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं इसका। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइन सिम्टम भी लिख सकते हैं, साइन और सिम्टम्स भी कह सकते हैं। इसका साइन सिम्टम्स क्या होगा, हाई फीवर हो सकता है, और इंटरमीडिएट और कंटिन्यूअस। इंटरमीडिएट मतलब कि एक तरह से कभी 2 डिग्री कम होगा, कभी 2 डिग्री ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद कंटिन्यूअस में लगातार हाई फीवर ही रहेगा। इसमें भी इंटरमीडिएट में भी हाई फीवर ही रहेगा, लेकिन 2 डिग्री कमेगा, 2 डिग्री ज़्यादा हो सकता है ऐसा। उसके बाद चिल्स एंड रिगर्स मतलब एक तरह से कांपने लगेगा, पेशेंट कांपेगा इस कंडीशन में, जैसे कि मलेरिया काउज हो रहा है तो इसमें कांप भी सकता है। उसके बाद स्वेटिंग, पसीना चलेगा, हेडेक हो सकता है, सर में दर्द होगा। उसके बाद बॉडी एक होगा, मतलब ऐठन आएगा शरीर में। उसके बाद फैटिग में मतलब एक तरह से शरीर जो थकान फील करेगा, और इसमें इसके कारण वीकनेस भी हो सकता है। उसके बाद नोजिया जो कि एक तरह से फील ऑफ मोमेटिंग का फील आएगा, उसके बाद मोमेटिंग हो सकता है। उसके बाद सीवियर केसेस में जॉइंटिस हो सकता है, और पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। जॉइंटिस होगा, पेशेंट कोमा में चला जाएगा। उसके बाद हमारा आता है कॉम्प्लिकेशन, आगे जाके ये क्या क्या में रूप ले सकता है हमारा मलेरिया। तो मलेरिया से अगर सेरेबलर मलेरिया हो गया तो उसको इसमें ब्रेन हमारा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जैसे सेरेबलर तक, जैसे कि हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है, तो उसमें उसको बोलते हैं जैसे सेरेबलर मलेरिया। तो वहाँ पर क्या होगा, हमारा ब्रेन इन्वॉल्वमेंट होगा, वहाँ पर ब्रेन जो होगा डिस्फंक्शन हो जाएगा, बहुत सारा काउज हो सकता है इसके कारण ब्रेन इन्वॉल्वमेंट होगा। तो ब्रेन डिजीज, बहुत सारा नर्वस डिजीज जो है कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत सारा आ सकता है। उसके बाद सीवियर एनीमिया जो कि है कि मतलब ब्लड में आरबीसी का कमी हो सकता है, हीमोग्लोबिन का कमी हो सकता है, और हमारे टिश्यूज और सेल तक जो हमारा जो एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन जाना चाहिए वो नहीं पहुंच पाएगा। उसके यूज के लिए, सेल टिश्यू के लिए यूज के लिए हमारा ऑक्सीजन नहीं उसको मिल पाएगा। यहाँ पर जैसे हीमोग्लोबिन और आरबीसी घटा, एनीमिया का कंडीशन हुआ तो हीमोग्लोबिन आरबीसी घटेगा तो ऑक्सीजन भी घटेगा। उसके बाद जो है कि हमारा एक तरह से वहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है कि एक तरह से ऑक्सीजन चेंजेस में काम करता है अपना रिस्पिरेटरी ट्रैक में, वहाँ एल्वोलाई के वहाँ पर ब्लड जब ऑक्सीजन चेंज करता है तो वहाँ हीमोग्लोबिन काम करता है। हीमोग्लोबिन अगर नहीं वहाँ पर काम किया तो फिर वहाँ पर दिक्कत होगा कि एक तरह से ऑक्सीजन चेंजेस में दिक्कत आ सकती है, और ब्लड में ऑक्सीजन की भी कमी होगी। ऑक्सीजन की जब कमी होगी तो फिर हमारे सेल टिश्यू को सही ढंग से एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। उसके बाद हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज का कमी, हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज का कमी। यही हाइपरग्लाइसीमिया रहता तो ग्लूकोज का ज़्यादा हो जाना, तो यहाँ पर ग्लूकोज का कमी हो रहा है। उसके बाद किडनी फेलियर हो सकता है, किडनी फेल कर सकता है, मतलब किडनी डिस्फंक्शन हो सकता है। उसके बाद डेथ, अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ सही,
सही ढंग से अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, मलेरिया का ट्रीटमेंट सही ढंग से नहीं हुआ तो डेथ भी हो सकता है। उसके बाद आता है हमारा डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में सबसे पहले हमारा कंप्लीट ब्लड काउंट हो करेंगे, सीबीसी टेस्ट करवाएंगे। क्या करवाएंगे? सीबीसी टेस्ट। सीबीसी टेस्ट मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट। इसमें प्लेटलेट्स मेनली देखते हैं कि एक तरह से प्लेटलेट्स जो है हमारा वो देखते हैं कि कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, ये सब देखते हैं। उसके बाद जैसे कि हमारा टाइफाइड में भी फीवर, टाइफाइड हो रहा था, उसमें प्लेटलेट्स कम जा रहा था, तो ये सब कारण। और जैसे कि इसमें गोट का मिल्क अगर टाइफाइड प्लेटलेट्स घट गया तो इसमें जैसे कि एक तरह से गोट मिल्क होता है, बहुत ही प्लेटलेट्स को बूस्ट करता है। उसके बाद एक कीवी फ्रूट आता है, वो सब बूस्ट करता है। तो ये सब जनरली प्रिवेंशन होम रेमेडी है, तो ये सब कर सकते हैं। उसके बाद ब्लड सीरम एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड सीरम एग्जामिनेशन करेंगे ताकि जो भी ये हमारा जैसे काउज कर रहा था, ये सब हमारा ये कौन सा है, तो माइक्रोस्कोपी के एक तरह से भी टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ब्लड में माइक्रोस्कोपी का देखेंगे तो माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर देखने के लिए ये सब देखेंगे, तभी तो ये सब हमारा कौन सा प्लाज्मोडियम विवैक्स है या कौन सा है, ये चीज़ पता लगेगा। उसके बाद जैसे कि हम लोग फीवर टाइफाइड में कर रहे थे, क्या कर रहे थे? विडाल टेस्ट करा रहे थे। विडाल टेस्ट से भी पता लगता है, लेकिन इसमें ब्लड सीरम एग्जामिनेशन है। उसके बाद साइन सिम्टम के अनुसार भी हम लोग देख सकते हैं क्या हो सकता है। साइन सिम्टम्स जो हमारा है, ये साइन सिम्टम के अनुसार भी हम लोग पता लगा सकते हैं। एक तो उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, जैसे कि हमारा हेड टू टो एग्जामिनेशन है, उसमें करके हम लोग जैसे पेशेंट का एक्टिविटीज़ देख के उसके शरीर का जो हम फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो किसी भी तरह का अगर एक्सटर्नल किसी भी चेंजेज आए तो वो चीज़ देख सकते हैं, उसके अनुसार पता लगा सकते हैं। डायग्नोसिस का मतलब यह है एक तरह से जांच पड़ताल करना, पता लगाना, तो पेशेंट को ये सब करके देख सकते हैं। अब सीवियर कंडीशन में बहुत सारा टेस्ट है जो कि मतलब रैपिड ब्लड टेस्ट है, RPT, ये सब करवा सकते हैं। और उसके बाद जैसे कि एक तरह से आता है, बहुत सारा टेस्ट आता है, लेकिन ये सब मेनली जो है वो बात करते हैं वो सब सीवियर बहुत सारा खतरनाक कंडीशन होने के बाद बहुत सारा कुछ करते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट, इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं और मैनेजमेंट किस ढंग से कर सकते हैं। फर्स्ट एंटीबायोटिक्स देंगे, एंटीबायोटिक्स, और उसके बाद एंटीपायरेटिक्स जो कि PCM मतलब एक तरह से फीवर का मेडिसिन है, जिसमें कि PCM एग्जाम्पल में ले सकते हैं, पैरासीटामोल। उसके बाद एनाल्जेसिक देंगे, एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर्स दे सकते हैं। और ये हम पेशेंट्स के साइन सिम्टम्स देखने के बाद पेशेंट के कंडीशन पर देंगे। अब किस मतलब पैरासाइट्स के कारण हुआ, किस इन्फेक्शंस के कारण हुआ, तो उसको हम देंगे। ये नहीं कि हम कोई सी टेबलेट दें। अब फीवर है ही नहीं तो एंटीपायरेटिक्स ऐसा नहीं मतलब कि एनाल्जेसिक देंगे, अगर दर्द होगा, पेन है तब देंगे। तो वही चीज़ है कि हम एक तरह से पेशेंट के कंडीशन पर देंगे कौन सा। लेकिन ये सब यूज जो होता है यहाँ लिखा हुआ ट्रीटमेंट ये सब कर सकते हैं, लेकिन पेशेंट को कंडीशन को देखते हुए हम लोग को मेडिसिन देना है, ट्रीटमेंट करना है या कोई भी मेडिकेशन करना है। तो उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा सकते हैं। उसके बाद एंटी डिप्रेजेंट्स मतलब होता है कि एंजाइटी हो या डिप्रेशन हो या किसी भी तरह का फियर, मतलब एक तरह से डिप्रेशन कंडीशन में दे सकते हैं एंटी डिप्रेजेंट। मतलब नर्वस सिस्टम का जो कि ब्रेन से रिलेटेड किसी भी मेंटली कुछ भी इलनेस आए तो वो सब एंटी डिप्रेजेंट्स देते हैं। किसी भी तरह का एंजाइटी हो या उस स्ट्रेस हो तो वो उसके लिए देते हैं। उसके बाद सेडेटिव्स मतलब एक तरह से वही होता है जैसे कि नर्वस सिस्टम का ही एक तरह से जो हमारा नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है। उसके बाद स्लीप साइकिल को ठीक मतलब जो नींद नहीं आती है तो स्लीप साइकिल को बूस्ट करता है। उसके बाद कोल्ड स्पॉन्ज दे सकते हैं। ये लोग मतलब नर्सिंग स्टाफ का काम है कि पेशेंट अगर हॉस्पिटलाइज है तो उसको कोल्ड स्पॉन्ज भी दे सकते हैं। अगर टेम्परेचर हाई तो एक तरह से गीला कपड़ा करके ठंडे पानी से उसको कोल्ड स्पॉन्ज मतलब उसको ठंडा करने के लिए देते हैं। उसको एक तरह से कोल्ड स्पॉन्ज उसी को बोलते हैं, तौलिया में भिंगा के उसके ऊपर डालते हैं ताकि उसका टेम्परेचर कम हो सके। और प्रिवेंशन में हम लोग बात करें तो मलेरिया में प्रिवेंशन में आप लोग मच्छरदानी का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बाहर में मॉस्किटो स्प्रे जो होता है बाहर एरिया में अपना एनवायरनमेंट में सोसाइटी में करवा सकते हैं स्प्रे वगैरह, ताकि मलेरिया मतलब मॉस्किटो का जो ईज खास करके एनोफेलस जो है मॉस्किटो फीमेल मॉस्किटो है उसका विनाश हो जाए, ताकि ना रहे बांस ना बजेगा बांसुरी, ये सब हो सकता है। उसके बाद मच्छरदानी लगा ही सकते हैं। उसके बाद घर में अगरबत्ती जला सकते हैं, गुड नाइट एडवांस यूज़ कर सकते हैं, मैक्सो यूज़ कर सकते हैं। ये सब यूज़ करके मॉस्किटो को इसको ख़त्म कीजिए, एनोफेलस मॉस्किटो को ख़त्म कीजिए।
बात ख़त्म हो जाएगा। तो यही जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है, यही जो है कि स्प्रेड कर रहा है, एक तरह से फैला रहा है। तो इसी को ख़त्म कर देंगे, बात ही ख़त्म हो जाएगा। इसके द्वारा हमारा ये सब पैरासाइट्स जो है फैल रहा था, ये चारों पैरासाइट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ आया हो। अगर समझ आ गया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। यहाँ तक पहुँचने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।